दोस्तों, आज आपका स्वागत है लाल किताब के ट्यूटोरियल में। तो आज हम बात करेंगे राहु खाना नंबर 8 के बारे में कि राहु खाना नंबर 8 में क्या किस तरह के रिज़ल्ट देता है और किस तरह की इसके नेगेटिव और पॉजिटिव रिज़ल्ट्स रह सकते हैं कि जिसकी कुंडली में खाना नंबर 8 में राहु है या वर्षफल में खाना नंबर 8 में वो आ रहा है, तो वे क्या कंडीशंस जो है इसको नेगेटिव या पॉजिटिव बनाएँगी और किस तरीके से ये जो है रिज़ल्ट अपने डिलीवर करेगा। तो दोस्तों, लाल किताब 1952 में जो है पंडित रूपचंद जोशी जी ने जो लिखा है इसको कि 8वें घर का राहु जो होता है वो किसी न किसी तरह की असाधारण गतिविधियाँ जो इंसान के ऊपर असाधारण गतिविधियाँ, यानी कि आपको वो थोड़ा इंसान अपने मेंटल जो है उसके हाव भाव से आपको कुछ अजीब सा लगेगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा कुछ लोगों की आंखें जो होती हैं इस तरह की होती हैं जिनको देखते ही आप समझ जाते हैं कि ये इंसान कुछ अंदर से या फिर ये कुछ अजीब तरह का इंसान है, ये एक नॉर्मल इंसान नहीं है। कुछ ना कुछ इसके अंदर या तो छुपा हुआ है या इसके मन में ही कुछ चल रहा है। मतलब ऐसे इंसान जो है अपनी आंखों से ही पहचान दे देते हैं कि उनके 8वें खाना में जो है राहु का असर आ रहा है। 8वां घर का जो राहु होगा वो क्या करेगा ज़्यादातर, या तो इस तरह की अननेचुरल सी गतिविधियों में उसको इंसान को उलझाए रखेगा, या फिर अचानक कई बार देखा होगा कि कई लोगों की अचानक मौत होती है, जहर से मौत होती है, जो लोग सुसाइड वगैरह करते हैं, या दुर्घटना वगैरह एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, या बेहोशी अचानक से किसी तरह की बेहोशी आ जाना, या राहु जो है अचानक से इंसिडेंसेस देने का ही कारक है। तो जो भी इस तरह की जो इंसिडेंसेस होंगी वो राहु से देखी जाएंगी। अब राहु जो है कई बार लकवे की बीमारी का कारण बनता है। आपने देखा होगा कईयों लोगों का या तो हाफ बॉडी पैरालिसिस होता है, फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, कई तरह के पैरालिसिस जो होते हैं जो जो राहु के कारण होते हैं। तो 8वें घर जो है जो नेचुरली जो है 8वां खाना जो है वो शनि और मंगल की यहाँ पर हैसियत है। और यहाँ पर जब मंदे घर में राहु शनि, यानी कि शनि उसका जो बॉस है, और जब वो बॉस के घर में आता है अपने, तो यानी कि अब वो जो अ, एक पीए था, एक एजेंट था, वो ज़्यादा ही पावरफुल हो गया क्योंकि वो अपने ही बॉस के घर में है और वो चाहे तो जो करना चाहे वो कर सकता है क्योंकि उसके पास अब वो फुल पावर्स हैं, फुल उसके पास रिसोर्सेज हैं। तो इसी तरीके से मान के चलिए कि जब राहु 8वें में आएगा, या तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा या तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। यानी कि वो डिपेंड करता है कि राहु का बॉस जो शनि है वो किस कंडीशन में है। अब इस ऐसी कंडीशन में क्या देखा जाता है कि किस्मत का असर जो है ज़्यादा शक्की होता है, यानी कि कुछ उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं, इन चीज़ों का असर जो अगर हमने कम करना है या फिर इन चीज़ों को थोड़ा सा मिनिमाइज करना है, किस तरीके से जो ये असर आ रहे हैं इनको थोड़ा सा एक हमने एक स्टेबिलिटी लेकर आनी है। उसके लिए 43 से लेके यानी कि 40 से 43 साल के जो दिन हैं, या फिर 40 से 43 दिन आप एक चांदी का जो है चौकोर टुकड़ा जो है अपने पास रखिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो राहु का एक मंद इफेक्ट है वो चंद्र और मंगल नेक के कारण, क्योंकि चौकोर टुकड़ा जो होगा वो मंगल नेक का होगा, चांदी जो होगी वो चंद्र की होगी। जब चंद्र के साथ मंगल नेक जुड़ेगा तब राहु को किसी ना किसी तरह की वो कंट्रोल करेगा, क्योंकि मंगल ही राहु को कंट्रोल कर सकता है, वो भी नेक मंगल जब होगा तो राहु की शरारतें काम नहीं करेंगी। तो इसके बाद जो है अगर मंगल नंबर 12 में हो तो राहु का असर जो है मंदा नहीं होगा। ठीक है, ये एक आप देखेंगे कईयों जो टेबों में होता है राहु जरूर 8वें घर में होता है, पर इसके साथ साथ आपको ये भी चीज़ कंसीडर करनी है कि राहु राहु अगर 8वें में है, तो अगर मंगल राहु के खाना नंबर 12 में बैठ जाएगा तो वहाँ और 8वें का जो संबंध है वो बन जाएगा, और राहु की जो है गतिविधियों पे मंगल बिल्कुल कंट्रोल रख सकता है और वहाँ से रखेगा। अब इसके बाद क्या होता है, घर का सबसे बड़ा काम करने वाला होगा अगर राहु जिसके 8वां नंबर जन्म कुंडली में है, पर पूरा यानी अब इसके साथ साथ एक चीज़ें और साथ में लिखी गई हैं, पंडित जी ने इनके साथ साथ चीज़ दी गई है कि अगर
वो इंसान घर का बड़ा हो, बड़ा काम करने वाला हो, और उसके साथ साथ अगर वो किसी काने, काले या लावल यानी कि जिनकी औलाद नहीं होती, या फिर बहुत भारी भरकम कद होता है जिसे हम हाथी कद भी बोलते हैं, तो राहु का सारे घर पर बुरा असर ना होगा। ठीक है। अगर वो उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है ऐसे लोगों के साथ, तो वो जो असर होगा, नेगेटिव असर, वो पूरे घर पर नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद हमने बात करी, अब और इसके साथ साथ हम कुछ और चीज़ें जोड़ लेते हैं जो राहु को मंदा बनाती हैं। अब राहु जो है गलत गतिविधियों के कारण ही जाना जाता है। जब राहु 8वें आ गया तो वो आपको प्रोवोक करेगा गलत काम करने के लिए। अब इसके साथ साथ क्या होगा, गलत तरीके से इंसान धन कमाने की जो है कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जब वो गलत तरीकों को अपनाएगा तो राहु की जो एनर्जी है उसको बढ़ाएगा। जब वो बढ़ाएगा तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और मानी जाती है कि अगर मान लीजिए राहु किसी की कुंडली में 8वें घर में है, तो वो व्यक्ति सच्चा और ईमानदार नहीं होता है। ठीक है ना, और रिश्वतखोरी में पकड़ा भी नहीं जाता है। यानी कि 8वें घर का जो राहु है इंसान को रिश्वतखोर जरूर बनाता है, पर वो पकड़ा नहीं जाता। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु 8 में आया हुआ है और वो कोई किसी तरीके से मान लो उसने रिश्वत ली, किसी महकमे में है और रिश्वत ली, और मान लीजिए कोई इंक्वायरी हो गई उसके खिलाफ, तो आप ये पक्के तौर पे कह सकते हैं कि तुम बच जाओगे, क्योंकि राहु 8वें है, उसको बचा लेगा। अगर ये कंडीशन बनती है, क्योंकि देखिए रिश्वतखोरी का मामला जो होता है किसी सिंगल पर्सन पे नहीं होता है, उसके साथ साथ और लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि रिश्वत जो है पूरी चेन सिस्टम से चलती है, नीचे से लेके ऊपर तक रिश्वत चलती है, तो कई लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर मान लीजिए उस चेन सिस्टम में नाम आ गया उसका जिसका राहु 8 में है, तो वो निश्चित तौर पर ही बच जाएगा। अब 8वें घर का राहु अगर वर्षफल में आवे, ठीक है ना, वर्षफल में आ गया तो कई तरह के झगड़े, लड़ाइयों, अदालती मुसीबतों और दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है। ठीक है। मंदे असर से बचने के लिए 8 दिन लगातार 8 बादाम किसी धर्म स्थान में चढ़ाकर वापस लाना एक अच्छा उपाय है। ये क्या तरीका है कि 8वें घर से जो दृष्टि होगी वो दूसरे घर होगी। दूसरा घर आपका जो है धर्म स्थान है। अगर धर्म स्थान में हम शनि यानी कि उसके बॉस को उसके शुभता को बढ़ाएंगे, यानी कि धर्म स्थान में जाके शनि, राहु, केतु, इनकी जो शुभता है वो बढ़ जाती है, वो नेगेटिविटी त्यागने की संकल्प लेते हैं धर्म स्थान में जाके। तो यहाँ पर जब ये हमने शनि का एक उपाय किया, तो शनि की जो डायरेक्ट 8वें और दूसरे का कॉम्बिनेशन बना, उस वजह से तो राहु का जो वो फालतू के झगड़े, अदालती मुकदमे, पारिवारिक झगड़े, ये सब दुर्घटनाएं, ये सब कुछ करवा रहा है, उस पे कंट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसके साथ साथ और चीज़ क्या होती है, देखने में तो बहुत मासूम होगा, जिसके घर में 8वें घर में राहु होगा, देखने में तो बहुत मासूम होगा। नकारात्मक सोच की वजह से नतीजे खराब होंगे उसके। अगर वो मान लीजिए उसके घर में 8वें घर में राहु है पर, और वो नकारात्मक जो है ज़्यादा ही सोच रखता है, तो नज़रें उसकी जो है लाइफ का जो एक मोटिव है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इसके साथ साथ एक और कॉम्बिनेशन जो है पंडित जी ने लिखा है, दक्षिण का दरवाजा या दक्षिण की दीवार में चूल्हा। ठीक है। दक्षिण की तरफ की जो आपके घर की, अगर आप अपना एक घर के हिसाब से देखेंगे कि कोई दक्षिण का दरवाजा बन रहा है और उसकी और उस जातक की कुंडली के 8वें खाना नंबर में राहु है, तो दक्षिण की दीवार की तरफ का जो चूल्हा या दीवार वगैरह जैसे होती हैं उनके आसपास कहीं किचन छोटी मोटी बना लेते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देगा। ठीक है। धुआं जो होगा राहु का कारक है, और जब भी धुआं निकलेगा तो वो मंदा सबूत देगा। और इसके साथ साथ अगर उस 8वें राहु वाले के घर के आसपास जो है कहीं पर भट्टी लगी हुई है, जैसे भड़बूजे की भट्टी होती थी गांव में, तो ये चीज़ लाल किताब में लिखी गई है। अब वो भड़बूजे की भट्टी तो नहीं मिलती, मगर उसके साथ साथ मान लीजिए किसी के घर के साथ में ही कोई होटल या ढाबा है और उसकी दीवार के साथ में ही वो भट्टी लगी हुई है जिसमें तंदूर होता है, तंदूर में रोटी वगैरह पकाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें बहुत प्रॉब्लम देगी। इसका सिंपली जो उपाय लिखा गया है वो लाल किताब में ये लिखा गया कि भड़बूजे की जो वो अ, ओखली टाइप की होती है उसके अंदर जो है तांबे का पैसा डालना मुबारक देता है। क्यों? क्योंकि तांबे से हम जो है मंगल का एक कंट्रोल करते हैं,
मंगल से उसको राहु पे कंट्रोल लेते हैं। अब राहु जो है छत का कारक है। अगर छत जो है इंसान बदलेगा, ठीक है, छत जब भी बदलेगा तो वो अचानक हादसा, परेशानी, बीमारियां और धन दौलत की हानि करना शुरू कर देगा। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, कई लोगों ने अपनी छत बदली, कईयों की टीन की छत थी, उन्होंने कहा चलो लेंटर डलवा लेते हैं या कुछ भी करवा लेते हैं। उन लोगों के केस में कई बार ऐसी चीज़ें नोटिस हुई हैं कि 8वें राहु आया हुआ था, उन्होंने अपनी छत बदलवा दी, उसके बाद न जाने कितनी दिक्कतें उनकी लाइफ में शुरू हो गई। अब जब खाना नंबर 8 का राहु खाना नंबर 8 में ही आ जाएगा, मान लीजिए लगन कुंडली में वो 8वें घर में और 8वें ही खाना में वो वर्चुअल में भी आ गया, तो समझ लीजिए उसके पटाखे बजने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में जो है चांदी का जो चौकोर टुकड़े वाला उपाय है उसको करना ही करना है, नहीं तो ये चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम देगी। जब वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी तब लोग भागना शुरू करते हैं उपायों के लिए। जहाँ तक बिना वजह जो है अदालती मुकदमों में फंसेगा, ठीक है ना, पैसा खर्च होगा, पैसा बर्बाद होगा, गृहस्थ जीवन भी मंदा असर देगा। अब जो है चांदी का चौकोर टुकड़ा, इसके लिए उपाय बताया गया। राहु के जो सिंपली जो उपाय लिखे गए हैं लाल किताब में, तो उसमें जो उपाय है चांदी के चौकोर टुकड़े का उपाय का जिक्र कई बार देखने में आया हुआ है, क्योंकि मंगल नेक और चंद्र का जब साथ होगा तब कई तरह की दिक्कतें जो है ना वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं। अब इसके साथ साथ सोने के वक्त सिरहाने के नीचे सौंफ रखने की बात की गई है। सौंफ जो होती है वो मंगल का कारक है, तो जब सौंफ रखी जाती है तो वो मंगल को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्योंकि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो मंगल की शरारतों को, मंगल को अच्छी तरह कंट्रोल करना जाता है। अगर मान लीजिए राहु हाथी है तो मंगल जो है महावत है। एक महावत ही जानता है कि अपने हाथी को कैसे कंट्रोल में लाया जाए। ठीक है, जब राहु का बहुत बुरा असर पड़ रहा है तो खोटे सिक्के, यानी कि 8 खोटे सिक्के, खोटे सिक्के कौन से होते हैं, जैसे 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, जो पहले ज़माने में चला करते थे पर जिनकी आज कोई वैल्यू नहीं है, वो खोटे सिक्के कहलाते हैं। या फिर सिक्का, सिक्का एक धातु होती है जिसे हम लेड भी बोलते हैं, उनकी उनका जो है 800 ग्राम ले लें या फिर 8 टुकड़े करवा लें और दरिया में बहाएं। दरिया या झील या नहर कुछ भी हो उसमें बहाएं। क्यों? क्योंकि जो दरिया नहर झील है वो चौथा घर है और चौथे घर में राहु जाके शांत होता है, क्योंकि चौथा घर माता का खानदान है। माता की गोद में जाके अच्छे से अच्छा शरारती भी कंट्रोल हो जाता है। जब जन्मदिन का जो है मान लीजिए 8वां महीना शुरू हो गया हो तो हर रोज मंदिर में बादाम ले जाकर आधे बादाम जो है वापस ले आएं और अगले जन्मदिन तक जो मान लीजिए आपने ये किया, 43 डेज का ही उपाय होगा, ये आप करें। उसके बाद 43 दिन जब पूरे हो जाएं तो मान लीजिए आप 10 बादाम लेके गए, 10 में से 5 चढ़ाए, 5 वापस लेकर आ गए, तो जब वो इकट्ठे हो गए आपके 43 दिन के, 43 डेज के, उसके बाद जब आपका अगला जन्मदिन आएगा तब आपने वो बादाम चलते पानी में बहा देने हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए और भी जो है राहु के उपाय लिखे गए हैं। कईयों को बुखार आ जाता है, बुखार किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो, किसी भी तरह का है। ये आजमाया हुआ है, खुद का आजमाया हुआ है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है, तो ये उपाय जो है मैंने अपनी फैमिली और कई जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको भी मैंने बताया, तो ये काफ़ी कारगर उपाय है और 3 दिन के अंदर अंदर इसके रिजल्ट आते हैं। मान लीजिए किसी को फीवर आ रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का है, आजकल तो फीवर वायरल भी सीजन चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए वो किसी भी तरह का बुखार है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है। बुखार जनरली किसका कारक है? एक गर्मी है, ठीक है, गर्मी, गर्मी जो है वो एक राहु जो है वो उसका कारक है, क्योंकि बुखार जो है राहु का कारक है और राहु को कंट्रोल करने के लिए मंगल चाहिए। राहु की चीज़ क्या है? जौ। मंगल क्या है? गुड़। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक 3 पोटली बनानी है लाल कपड़े में, एक मुट्ठी जौ डालनी है, एक डली गुड़ की डालनी है, एक पोटली बना के बांध ली। ऐसे ही 3 पोटलियां बनानी है। अब 3 पोटलियां बनाकर जिसको बुखार चढ़ा हुआ है उसके सिर से 7 बार घुमा के वो पोटली उसके सिरहाने रात भर रखी रहने दें। अगले दिन सुबह कोई भी खून का रिश्तेदार जाके वो पोटली मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे कहीं पर भी रखाएं, उसकी
स्वस्थ होने की कामना करते हुए। और आपको देखिए कि 3 दिन के अंदर अंदर आपके उपाय जब तक पूरे होंगे तब तक उस 3 दिन के अंदर अंदर आपको रोगी का बुखार उतरते हुए नजर आएगा। अब इसके साथ साथ जो है मंगल से संबंधित चीज़ें जैसे कि मसूर की दाल, लाल रंग पैसे के साथ मानसिक शांति के लिए सवेरे सवेरे जो है भंगी को दें, यानी कि जो आपके जमादार आता है उनको ये चीज़ें देने से भी राहु का एक नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है कम होता है। मरीज की हालात अगर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो उसके लिए जो है उसके वज़न के बराबर जौ चलते पानी में बहा दें। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आपकी फैमिली में ऐसा है जो लंबे समय से बीमार चल रहा है या उसकी बीमारी का पता ही नहीं लग रहा है कि बीमारी किस वजह से है, आपने सारे टेस्ट करा लिए, तो उसके लिए सिंपली आप ये करें, उसके वजन के बराबर जौ लें। मान लीजिए उसका 70 किलो वजन है, 80 किलो या 90 किलो, जितना भी वजन है आप उसके वजन के बराबर जौ लें। जौ जौ लेकर आप उसको चलते पानी में बहा दें। ये किसी भी दिन कर सकते हैं, दिन के समय करें, किसी भी दिन करें। 4, 9, 14 की जो तिथियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि 4, 9, 14 को कोई उपाय नहीं करना है। मरीज के सिरहाने जौ अनाज रखें और सुबह गरीबों और पक्षियों को दें। ये जो हैं ये 2 उपाय जो आपको बताए, वजन बराबर और जौ। अगर आप वजन बराबर नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते हैं तो सिंपली एक मुट्ठी जौ उसके सिरहाने रखें रात को, और सुबह गरीबों या पंछियों में, जैसे आपने छत पे नहीं डालना है, कहीं बाहर जाके डालें, जो जौ आपने रखी थी बाहर जाके कहीं पर भी पंछियों को डाल दें। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर मान लीजिए अदालती मुकदमे, सरकारी परेशानियां और घर में झगड़े, पारिवारिक कलेश, ये सब कुछ हो रहा है तो वजन के बराबर कोयला भी आप जल प्रवाह कर सकते हैं। पर इसके लिए जो है देख लें कि कंडीशन क्या है। बाकी उपाय करने से पहले मैं तो आपको यही सलाह करूंगा कि हमेशा जो है उपाय करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें, और तभी उपाय कैसे जो है आपके फलीभूत होंगे, आपको रिलीफ मिलेगा। एक आधे उपाय सुन के उनको मत करें, क्योंकि कई बार कॉम्बिनेशंस में उपाय करने पड़ते हैं, सही समय पे उपाय करने पड़ते हैं, पूरी गाइडलाइन के हिसाब से उपाय करने पड़ते हैं। उनके साथ साथ और भी ग्रहों के उपाय करने पड़ सकते हैं, क्योंकि एक ही ग्रह की वजह से लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। जब भी प्रॉब्लम आती है तो एक से ज़्यादा ग्रह जो है कॉम्बिनेशन में होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट में होते हैं, उनका उपाय करना पड़ता है। कई मेरे क्लाइंट्स जो हैं मुझसे मिलते हैं आके कि हाँ जी मुझे वो उपाय कराया, वो उपाय कराया। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, और अपने जो कमेंट सेक्शन में लोगों को कमेंट में भी यही कहता हूँ, कभी भी एक ग्रह का जो है आप रिज़ल्ट मत पूछें, मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं, ताकि मैं हर एक चीज़ को स्टडी करके रिज़ल्ट बता सकूँ। जो लोग परेशानी में आते हैं उनकी कारण ज़्यादातर यही होते हैं कि उन्होंने एक ग्रह की उपाय कर लिए या फिर गलत तरीके से उपाय कर लिया, वो लोगों की परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो मेरी आपसे यही जो है रिक्वेस्ट रहेगी, एक ग्रह की उपाय को लेके पीछे ना पड़ें, प्रॉपर कुंडली से संबंधित उपाय करें। इसके साथ डूज़ एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं है, वो भी साथ में ज़रूर अपनाएं। और अपनी जो कुंडली के बेस है उनको स्ट्रॉन्ग करें। बेस के लिए आपके जो शुभ ग्रह हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें, और जो लाल किताब में क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे हमारे रिश्तेदार, हमारे ब्लड रिलेटिव, जानवर, इन सब को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करें। क्या किस समय नहीं करना है, क्योंकि लाल किताब यही सब चीज़ें सिखाती है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ठीक है, हम कैसे काम करें कैसे ना करें, कौन सी दिशा हमारे लिए अच्छी है, कौन सी दिशा में कौन सी चीज़ होनी चाहिए, ये सारा कुछ है। बाकी इसके साथ साथ अगर आप लाल किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी जो डिटेल्स आपको फ़ोन पे बताई जाएगी। जनवरी के फर्स्ट वीक में ही जो है न्यू बैच शुरू होने वाला है, तो आप लोग अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्टर करा लेंगे तो आपको जो है संडे संडे जो है क्लासेस दी जाएंगी। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड होंगे। बाकी काफ़ी लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के फीडबैक आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं क्लासेस के लिए, फीडबैक अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, सब्सक्राइबर भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। ये सब आप लोगों का प्यार है, और इसी प्यार के चलते मैं आज आप सबके सामने इतनी वीडियोस बना चुका हूँ, और आगे भी इससे एडवांस लेवल में आपको लेकर जाऊँगा। क्योंकि अभी इससे पहले जो है हाउसेस को कवर किया, अब मैंने राहु
और प्लैनेट्स को कवर कर रहा हूँ। इसके बाद इन प्लैनेट्स को सभी हाउसेस से रिलेट किया जाएगा, इनसे संबंधित रेमेडीज़ बताई जाएंगी, कौन सी रेमेडी कब करने की ज़रूरत है, कौन सी रेमेडी कब नहीं। ये सब आपको धीरे धीरे, अगर आप ऐसे ही जुड़े रहे तो आपको 100% आ जाएगी। ठीक है, बाकी आप लोग स्टडी करते रहें, कमेंट करते रहें। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप से भी जो है अपनी क्वेरी पता कर सकते हैं। और कभी भी जो है एक ग्रह से रिलेटेड रेमेडी ना पूछें। अगर आप पूछ रहे हैं तो मुझे और भी जो है कॉम्बिनेशंस बताएं, क्योंकि कई लोगों को जो मुझे कमेंट आते हैं, कई लोगों के ऐसे होते हैं, कोई पूछ रहा है कि 10वें घर में गुरु है, पंडित जी उपाय बताएं। अब बताइए मैं कैसे उपाय बता सकता हूँ जब तक मुझे बाकी चीज़ें नहीं स्टडी करनी है, क्योंकि उपाय भी उसी तरीके से बनेगा जब जो है और प्लैनेट्स को मैं स्टडी करूँगा। तो दोस्तों सब चीज़ों का ध्यान रखें और ऐसे ही जुड़े रहें। आने वाली पोस्ट में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे एक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।